Hello and Jai Hind student. Let's begin an important chapter in commercial application called as issues of environment. हाँ, environment. जब हम जैसे ही environment बात करते हैं तो आपको आसपास के चारों तरफ जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब कुछ समझ में आने लगते हैं। तो environment क्या यही सब है? नहीं नहीं, आपने जो सोचा वो सब तो नेचर था। तो environment है क्या? The totality of everything around us is an environment. It consists of all the forms of life, living एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट सब जोड़ दो तो बन जाता है हमारा एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट किसका पार्ट है? तो एक टर्म आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो स्फीयर है जहां लैंड, वाटर और एयर तीनों जहां मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है, आपने तो पढ़ा ही है। अब बात करते हैं इकोलॉजी की, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ये टर्म बार बार रिपीट होगा। जब हम बात करेंगे इकोलॉजी की तो इकोलॉजी स्टडी करता है रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हिज एनवायरनमेंट। मतलब मेरा आपका, जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा क्या रिलेशन है हमारे एनवायरनमेंट के साथ। मैं और आप बहुत सारे रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और बदले में कुछ एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, तो इसकी स्टडी करने को इकोलॉजी कहते हैं। अब ये टर्म कहां से आया? तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका वर्ड है OIKOS, ओइकोस, जिसका मतलब होता है होम, और लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ होम, मैंने कहा था एवरीथिंग अराउंड अस इज अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी चीज मौजूद है, आप कहेंगे सर मेरे आसपास तो दीवार है, कमरे हैं, पंखा है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं। हाँ भाई, ये सब आपका एनवायरनमेंट है जो भी आपके आसपास है। बात करते हैं इकोसिस्टम की, जो एक ऐसा सिस्टम, देखिए इकोलॉजी के बाद इकोसिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो सेल्फ सस्टेनिंग है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर बहुत बड़ा टर्म है, एक बहुत बड़ा स्फीयर है जहां लैंड, एयर, वाटर तीनों मिल रहे हैं। अब इनके अंदर कई सारे इकोसिस्टम हैं। एक एग्जांपल दूं, आपका क्रॉपलैंड एक इकोसिस्टम है। आपके पास घर में एक्वेरियम है क्या? हाँ, जिसमें आपने मछली पाली है, वो भी एक इकोसिस्टम है। मैंने दो एग्जांपल दिए, एक क्रॉपलैंड का एग्जांपल दिया, एक एक्वेरियम का एग्जांपल दिया। ये इकोसिस्टम क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब सब कुछ इसके पास खुद का है। क्या क्या खुद का है? ये खुद की ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं, खुद से फूड ले रहे हैं, और आपस में लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है उसे कहते हैं इकोसिस्टम। क्लियर है? इसमें दोनों ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो बायोटिक एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अबायोटिक ऑर्गेनिज्म में नॉन लिविंग। तो एक इकोसिस्टम में दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चलिए आपके घर के एक्वेरियम की बात करते हैं फिर से। आपके घर में जो एक्वेरियम है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो आपने क्रिएट किया है, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि उसमें कौन सी मछली रखेंगे, टर्टल रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और ये भी डिसाइड किया कि पानी कितना रखेंगे, पानी को साफ करने के लिए उसमें एक छोटा सा फिल्टर लगाएंगे। बनाया है ना आपने घर में? तो एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, उसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है दोनों मिलके रह रहे हैं। ऐसा क्रॉपलैंड में भी है, ऐसा ग्रासलैंड्स में भी है। तो ये सब क्या है? इकोसिस्टम्स हैं। अब दो पार्ट में इकोसिस्टम्स को डिवाइड कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर बेस्ड इकोसिस्टम, एग्जांपल के रूप में फॉरेस्ट, डेजर्ट या ग्रासलैंड्स, ये इकोसिस्टम्स हैं। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब वाटर पे बेस्ड इकोसिस्टम, हाँ, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, मरीन वाटर हो, ओशन हो, ओपन सीज हो, और या तो आपका एक्वेरियम हो। याद रखिएगा, एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो हम डेवलप कर रहे हैं। इवन ग्रासलैंड्स भी फार्मर डिसाइड कर रहा है, सॉरी ग्रासलैंड बोला, क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड मतलब जहां पर किसान खेत में अनाज उगा रहा है, वो खुद डिसाइड करता है कि किस तरह का क्रॉप वो ग्रो करेगा, उसके लिए पानी, बीज, फर्टिलाइजर सब वो डिसाइड कर रहा है, इसीलिए आर्टिफिशियल हो गया। और हमारे आसपास तो नेचुरल इकोसिस्टम्स भी हैं। क्लियर? तो ये इकोसिस्टम अपने आप काम करता है, सेल्फ सस्टेन करता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये तो आप जान गए हैं। बट इसको खराब कर कौन रहा है, बर्बाद कर कौन रहा है? तुम, मैं, हमारा बर्ताव, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चलिए उनमें से पहला काम है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंसानों ने तरक्की कर ली, नई टेक्नोलॉजी खोज ली, और उसकी वजह से आई नई मशीन्स, इक्विपमेंट्स। अब इस मशीन इक्विपमेंट्स को लगाने के लिए हमें लैंड चाहिए, इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए हमें लैंड चाहिए, और लैंड के लिए जंगल काटना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंड को रिमूव करना पड़ेगा। सोचिए कितने सारे जीव जंतुओं को हमने क्या कर दिया? अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हमारे एनवायरनमेंट को। दूसरा बड़ा नुकसान है, जब इंडस्ट्री खुलेगी तो उसमें बहुत सारे वेस्ट अफ्लुएंट्स पैदा होंगे, वो बहुत सारा पॉल्यूटिंग मटेरियल एयर में छोड़ेगी ना पॉल्यूशन गैस। तो सोचिए कितना नुकसान होने वाला है आपके इकोसिस्टम को। और किससे नुकसान हो रहा है? ड्वेलिंग ऑफ बिजनेस यूनिट्स, मतलब जो बिजनेस यूनिट्स हैं अर्थात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी वजह से आसपास लोगों के घर बन जाते हैं। मतलब जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है वहां बहुत सारा घर भी होता है, क्योंकि वर्कर्स चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए, तो वहां वो उनके लिए ड्वेलिंग्स बना लेते हैं। वो भी क्या कर रहे हैं? आपके एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। आपने बंबई की चौल का नाम सुना है क्या?
हाँ, स्लम्स का नाम सुना है ना, वहां ढेर सारे वर्कर्स रहते हैं क्योंकि बंबई में बहुत बड़ा कमर्शियल प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं, है ना, नुकसान कर रहे हैं एनवायरमेंट को। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। मैंने और आपने अपनी अपनी गाड़ियां ले ली है। क्या कहते हैं, आपके पास भी कोई गाड़ी है? आप साइकिल से स्कूल नहीं जाते हैं, कोई एक्टिवा से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, या कुछ लोग तो अपनी कार से जा रहे हैं। सॉरी टू से, पर इन सबसे पॉल्यूशन पैदा हो रहा है। आप कहेंगे सर मेरे अकेले से कहां हो रहा है? अरे यही आदमी तो हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे अकेले से कहां हो रहा है, पर इसी वजह से क्या हो रहा है, सड़कों पे लाखों गाड़ियां हैं और इनसे निकलने वाला वहीकुलर पॉल्यूशन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब गाड़ियों को सड़क चाहिए तो फिर से क्या होगा, जंगल की कटाई। पहले आप सोचिए, जहां आप दूर दूर तक जा रहे हैं, देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। क्या सड़कें पहले उतनी थी? जी नहीं, आपके क्रॉपलैंड्स को, ग्रासलैंड्स को और इवन फॉरेस्ट को कट करके कंक्रीट का जाल बिछा दिया गया है। समझ गया ना? तो ये भी क्या हो रहा है, हमारे इकोसिस्टम को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम हैं, मैंने कहा था हम हैं उसका कारण। और कारण क्या है? टूरिज्म। किसी टूरिस्ट प्लेस में गए हैं रिसेंटली? जरूर बताइएगा मुझे अगर आप कोई टूरिस्ट प्लेस में गए हैं। जैसे कोई नैनीताल जा रहा है, तो कोई मनाली जा रहा है, तो कोई इवन देवियों के दर्शन करने, मान लीजिए वैष्णो देवी चला जा रहा है। आप कहीं जाइए, भीड़ भीड़ भीड़। हाँ, क्यों? क्योंकि टूरिज्म से लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आजकल इन्फ्लुएंस्ड है। आजकल ट्रांसपोर्ट के अच्छे मीन्स बन गए हैं, होटल्स अवेलेबल हैं, पर आप उन जगहों की स्थिति जाके देखिए, क्या वहां साफ सफाई है? क्या वहां उतने लोगों के अकोमोडेशन की फैसिलिटी है? जवाब है नहीं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, फिर से उसका जो नेचुरल ब्यूटी है, वहां की जिस प्लेस में हम जा रहे हैं, वहां की जो ओरिजिनलिटी है, हम जाके उसे खराब कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टूरिज्म कई टाइप का है, तीर्थ यात्रा के रूप में है, कुछ लोग रिक्रिएशन के रूप में जा रहे हैं, कुछ लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, पहाड़ रॉक क्लाइंबिंग करना चाह रहे हैं। पर आप इन सब के लिए तो क्या कर रहे हैं, उस एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। हाँ, कुछ लोग बहुत सारे रिस्की गेम्स करना चाहते हैं, जिसके लिए वो पहाड़ी वाले इलाकों में जाते हैं, पर वहां वो कैंपिंग करते हैं, घर बसाते हैं। क्या कर रहे हैं? आखिर तो वहां के एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं ना, अपनी गंदगी वहीं छोड़ के चले आते हैं। जो प्लास्टिक बैग्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, सब वहीं फेंक के चले आते हैं। कर दिया ना अपने इकोसिस्टम का कबाड़ा। नेक्स्ट आ रहा है माइनिंग। ओहो, माइनिंग मतलब अर्थ से मिनरल्स को बाहर निकालना। कोल कहां से आता है? आयरन और कहां से आ रहा है? ये मिनरल्स हैं, धरती के अंदर पाए जाते हैं, आप जानते ही हैं। अर्थ कैसे पाए जाते हैं? हमने इनको खोद के निकाला। अब साथ में क्या निकलेगा? खूब सारा गैंग, खूब सारा वेस्ट मटेरियल निकलेगा। तो मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन से आपने धरती को विकृत कर दिया, हाँ, गंदा कर दिया, दूषित कर दिया, लैंड सिस्टम पॉल्यूट कर दिए, एनवायरमेंट में खूब सारा पॉल्यूशन, डस्ट, गैसियस पॉल्यूशन, ये सब हमने पैदा कर दिया माइनिंग से जहां पे माइनिंग कर रहे हैं, वहां पहले कोई नेचुरल प्लांट कवर रहा होगा, कहीं वहां पे पेड़ पौधे जंगल रहे होंगे, हमने उन सबको भी क्या कर दिया, माइनिंग के चक्कर में बर्बाद कर दिया। तो माइनिंग से डिसरप्शन ऑफ सरफेस वाटर भी हो जाता है, क्योंकि माइनिंग के लिए अंडरग्राउंड डिग करना पड़ता है, और अंडरग्राउंड में वाटर सिस्टम है, वाटर सप्लाई होती है, वाटर चेन होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड्स हो जाने का प्रॉब्लम है। पहाड़ों से जब हम क्या करते हैं, माइनिंग कर लेते हैं, वहां लैंडस्लाइड हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की लिविंग क्वालिटी अर्थात उसमें फर्टिलिटी हम खत्म कर देते हैं माइनिंग करके। जहां पे लोग खास करके कोल माइनिंग करते हैं, आपको एक एग्जांपल बताऊं, वहां के आसपास के रीजन में एग्रीकल्चर लैंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना कोल डस्ट निकलता है जहां कोल माइनिंग होती है कि आसपास का सारा इलाका ब्लैक कोल से या कोल डस्ट से कवर हो जाता है। इवन वहां के लोगों की लाइफ भी शॉर्ट हो जाती है। सच कह रहा हूं, कोल वाले माइनिंग वाले एरिया में लोगों की, क्योंकि वो जो कोल डस्ट है वो बॉडी के अंदर भी जा रहा है नोज के द्वारा। हाँ, लोग कैंसर से, ब्रोंकाइटिस से मर जा रहे हैं। हाँ, ये एक और साइड इफेक्ट था माइनिंग का। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। सर इससे क्या नुकसान है? मैंने कहा था, जब तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, मतलब इतना उगा रहे थे जितना हमारा पेट भर जाए और मेरे परिवार का पेट भर जाए, तब तक तो ठीक था। पर हमें तो लालच पड़ी हुई है, मैन ग्रीडी हो चुका है, पता ही है। बड़े से बड़े एरिया को क्या करना चाहता है, वो प्लाव करना चाहता है, मशीन लगाना चाहता है, खूब सारी इरिगेशन फैसिलिटी लगाना चाहता है, और ज्यादा आउटपुट पाने के लिए खूब सारा केमिकल झोंक रहा है, फर्टिलाइजर्स के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में ढेर सारे क्या कर रहा है, केमिकल सॉइल में छोड़ रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा? फर्टिलिटी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। और कहीं ना कहीं ये हमारे फूड में भी चला जाएगा, हमारे नियर बाय वाटर बॉडी में भी क्या होगा, ये केमिकल्स पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आपको पता है, आपके भी स्टमक में, आपके भी पेट में ये केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी मौजूद है। हाँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि आपके, मेरे, सबके स्टमक में यूरिया पाई जा रही है। सर ये यूरिया क्या होती है? अरे यही तो खेतों में खाद के रूप में डाली जा रही है, और वो यूरिया, वो खाद आप कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स के रूप में खा रहे हैं। अब आप फल खाइए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये रूप में कॉमनली पाए जाने वाला केमिकल फर्टिलाइजर है, जो आप और मैं डेली इनटेक कर रहे हैं। जाने अनजाने कुछ क्वांटिटी हमारे शरीर में भी जा रहा है। तो इरिगेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप वाटर लॉगिंग कर देते हैं या सैलिनेशन कर देते हैं, पानी जब हम खेतों में आसानी से मिल जाता है ना, तो हम एक्सेस वाटर कर देते हैं, इससे सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है वाटर लॉगिंग की वजह से। और प्रॉब्लम आती है, मैंने कहा फर्टिलाइजर से।
फर्टिलाइजर से वहां मौजूद जो नेचुरल बैक्टीरियाज थे, जो सॉइल की फर्टिलिटी को खुद एनहेंस करते थे, वो सब मार दिया हमने, और हमने केमिकल्स की मदद से फर्टिलिटी इंप्रूव की। नुकसान नुकसान नुकसान, हमारे इकोसिस्टम का भयंकर नुकसान। अब आता है क्या एक और रीजन हो सकता है? एक बड़ा रीजन है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं तुमसे, तुमको बताना है। यस, बताओ तुम्हारे पास घर में टोटल कितने मोबाइल फोन है? मैं जानता हूं अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो मोबाइल कम से कम 8 से 10 है घर पे। अब तुम कहोगे सर 10 तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट नहीं, कुछ मोबाइल फोन्स आपके ड्रॉर्स में रखे हुए हैं, 2-4 मोबाइल फोन्स आपके बेड के इधर उधर शायद रखे होंगे, और शायद 1 या 2 मोबाइल फोन तो आपके पेरेंट्स भी यूज कर रहे होंगे। पापा के पास 2 फोन होगा, है ना, या शायद हो सकता है आपकी मदर के पास भी 2 हो, और एक आध फोन तो तुम्हारे पास भी कंफर्म होगा। क्या है ये? एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। क्यों? जब पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे क्या हम लोग जीते नहीं थे? क्या लाइफ पॉसिबल नहीं थी? नहीं नहीं, तब एक ही फोन हुआ करता था, वो पीएनटी लाइन हुआ करती थी, जैसे हम कहते हैं फिक्स्ड लैंडलाइन, जिसमें नंबर घुमा घुमा के लगाते थे। क्या कहते हैं? अब आपके देखिए, आपके हर कमरे में क्या लगा हुआ है? एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है। क्यों? पहले एक टीवी नहीं हुआ करती थी। तो इस तरह इंसानों ने क्या कर दिया है? एक्सेसिव कंजम्पशन। ठीक है, हमें इस कंजम्पशन के लिए चाहिए होते हैं रिसोर्सेस। जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आप तो जानते ही हैं, सन से मिलने वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्स। पर फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये कैसी एनर्जी है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो जो एनर्जी अपने आप को रिप्लेनिश कर ले, जो रिसोर्स अपने आप को फिर से बना ले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या कीवर्ड है? रेगुलरली रिप्लेनिश कर लेता है। रिप्लेनिश मतलब होता है अपनी ओल्ड स्टेज में वापस आ जाना, कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। तो नेचुरली ऐसा हो जाता है। किसमें हो सकता है? मैंने कहा विंड में, वाटर में, सनलाइट में। आज अगर रात है तो कल सुबह होगी, फिर धूप आ जाएगी। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसको आज आप इस्तेमाल कर लेंगे, इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, और हम इसका एक्सट्रैक्शन बहुत तेजी से कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन का रेट स्लो है। कोल को बनने में, पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, और हमको डिस्ट्रॉय करने में, उसका इस्तेमाल करने में शायद मिनटों भी नहीं लगते। समझ गए? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं ये अर्थ में है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे अर्थ में है, एक फिक्स क्वांटिटी में है, बट हमने क्या कर दिया है? इसको तेजी से डिप्लीट या एग्जॉस्ट करना शुरू कर दिया है, और ये रिप्लेस होंगे, बट रिप्लेसमेंट का रेट बहुत स्लो है। ठीक है, आते हैं, जब हम नेचुरल रिसोर्स को डिप्लेस करेंगे, अर्थात एक्सेसिव यूज करेंगे, तो एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे। हम एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स के रूप में किसका यूज कर रहे हैं? मैंने कहा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। किस किस में यूज कर रहे हैं? कहां कहां यूज हो रहा है? देखिए, आपकी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। क्यों? आप चाहते हैं कि देश में इंडस्ट्रीज खुले ढेर सारी, पर इंडस्ट्री खोलने के लिए आपको मिनरल्स चाहिए, इंडस्ट्री खोलने के लिए आपको पावर चाहिए, हाँ, खूब बड़े अमाउंट का पावर चाहिए, पर आप इसके लिए यूज कर रहे हैं किसका? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। कैसे कैसे इस फॉसिल फ्यूल्स को, मतलब बताया था ना, वो फ्यूल्स जो फॉसिल से डेवलप हो रहे हैं, तो उनसे कैसे यूसेज कम किया जाए? 4 आर से इसको समझेंगे। 4 आर। क्या? 4 आर। पहला आर है रिफ्यूज, मतलब आप अननेसेसरी गुड्स को और सर्विसेज को लेना बंद कर दो, रिफ्यूज कर दो। जितनी जरूरत है उतना लो। हाँ, ये कपड़ों पे भी अप्लाई होता है। अब आपने एक्सेसिव कपड़े ले रखे, अलमारी ठूसी हुई है कपड़ों से, है? एक बार खोलो और क्या होता है? एक्सेसिव कपड़े तुम्हारे पास निकले चले आ रहे हैं, जो तुम पहन भी नहीं रहे हो, पड़े हुए सड़ रहे हैं तुम्हारी अलमारी में, फिर भी नया ड्रेस पे ड्रेस ले जा रहे हो। तो मना कर दिया। क्या करना है? ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? ऐसा नहीं करना है। आपको उतना ही यूज करना है जितनी आपकी जरूरत है, एक्सेस लेने से मना कर दो। ठीक है, एक एग्जांपल से बड़ा अच्छा दिया है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में कहीं लगता है कि वेस्टेजेस दिख रहे हैं, तो वेस्टेज को कलेक्ट कर लो। मैं एक और एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ का, कि आप अपनी कार में कहीं जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, आउट ऑफ द टाउन जा रहे हैं लेट्स से, तो आपने कोई फल ले लिया है, लेट्स अज्यूम मैंगो ले लिया है, हाँ, कोई और भी फल आप अज्यूम कर सकते हैं। आप फल तो खा रहे हैं, पर खाने के बाद उसका छिलका सड़कों पे फेंक दे रहे हैं, हो सकता है उसकी वेस्ट फेंक दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है? सारे फ्रूट्स का जो वेस्ट निकल रहा है, आपको उसको गैदर करना है, एक पॉलिथीन बैग में रख देना है, और जहां कहीं बीच में जंगल मिले, कहीं बीच में क्रॉपलैंड मिले, फार्मलैंड मिले, वहां जाके उसको गाड़ देना है। फायदा ही फायदा है, समझ गया ना? रीयूज करना है हमें, नए प्रोडक्ट के बदले अपने पुराने ही प्रोडक्ट को रीयूज करना है। जो आपके पास है उसको आप फिर से क्या करिए? इस्तेमाल करिए, न कि नया प्रोडक्ट खरीदिए, क्योंकि नया प्रोडक्ट लेने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कट करना पड़ेगा। और क्या करिए? रिसाइकल करिए, मतलब अगर वो प्रोडक्ट किसी दूसरे यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो कर दो। अब तुम्हारे घर में बहुत सारा रद्दी पेपर आ रहा है, कहां से? न्यूज पेपर के रूप में आ रहा है। एक दिन पढ़ने के बाद तो उसका काम नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं? कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, और वो क्या करता है? वो वापस न्यूज़पेपर वालों को ही बेच देता है, जहां वो न्यूज प्रिंट में उसे वापस कन्वर्ट कर देते हैं। तो रिसाइकिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, इससे पेड़ कटने से बचेंगे। और क्या करना है? रिपेयर करना है। चौथा आर है, मैंने कहा था 4 आर से पहचानेंगे, चौथा आर है रिपेयर करना। रिपेयर करना, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। आपके पास है फर्नीचर, हाँ, आपके घर में सोफा है और आपके पास ढेर सारा पैसा है। सोफा पुराना हो गया है,
तुरंत नया सोफा मंगवा दो। जी नहीं, ये गलती मत करना। बहुत पैसे वाले तो उसका मतलब क्या है, सब चीजें खरीदते चले जाओगे? नहीं नहीं, अपने उसी पुराने सोफे को रिपेयर कराओ। क्यों? ताकि नया पेड़ कटना न पड़े और जंगलों को न काटा जाए, क्योंकि लकड़ी सोफा के लिए चाहिए आपके, है ना। वेस्टेज को बचाना है, रिपेयर करा लीजिए उसको, रिपेयर करा के फिर यूज करो। 4 R हो गए, याद रखिए, कंजम्पशन रोकने के लिए। और क्या करना है? पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। जितनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, क्या रिसोर्सेज उतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? क्या फूड ग्रेन्स की ग्रोथ उतनी तेजी से हो रही है? जवाब है नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? स्केर्सिटी, खाने की स्केर्सिटी, लैंड की स्केर्सिटी और रिसोर्सेज की स्केर्सिटी हो रही है। एक और समस्या है हमारे भारत में, बताइए क्या? इनइक्वालिटी। क्या? अमीर बहुत अमीर है, उसके बाद ढेर सारे रिसोर्सेज है, और गरीब के पास शायद इतना भी नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा ले। हाँ, आपने तो सड़कों पे देखा होगा कुछ छोटे छोटे बच्चे जिनके शायद तन पे कोई कपड़ा भी नहीं है, नंगे पांव रहते हैं। हाँ, शरीर पे कोई कपड़े तक भी नहीं होते हैं, ऐसे को भी लोग देखा होगा। तो दोनों तरह के लोग देखे होंगे, वो जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों घूम रहे हैं, उनके कुत्ते भी उनके साथ क्या कर रहे हैं? एसी में रह रहे हैं, और वो बच्चे। तो हमारे देश में दोनों ही सिचुएशन है। क्या है? रिसोर्सेस का इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी की वजह से क्या होगा? क्राइसिस पैदा होगा। एक एग्जांपल इसमें भी है कि कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जहां पानी एक्सेसिव अवेलेबल है, वाटर रिच स्टेट है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पानी उपलब्धि नहीं है। राजस्थान इसका एग्जांपल हो सकता है, जहां पानी कम है, नहीं है। और वाटर रिच स्टेट्स में हम लोग आ जाएंगे, हमारे पास तो पानी की कमी नहीं है, थैंक्स टू गंगा मैया। अब आता है अगला पॉइंट, एनर्जी क्राइसिस। वैसे एक बेसिक रूल बता दूं इस चैप्टर के बारे में, आपको ये चैप्टर रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर कॉमन इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मालूम है, बस ये पॉइंट वाइज नहीं मालूम है, बस इसी का ध्यान देना है। तो रटने की कोशिश नहीं करना है इस चैप्टर को। तो हमारी अर्थ खुद में एक स्टोर ऑफ एनर्जी हाउस है, ठीक है ना। मतलब एनर्जी के सारे साधन हमारे धरती में उपलब्ध हैं। हमारे पास एसेंशियल एनर्जी है हमारी डेवलपमेंट के लिए, पर मैंने कहा था हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हमारी लालच है। इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहता है? कंज्यूम करना चाहता है, ठीक है। हमारे एग्रीकल्चर की वजह से, हमारे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से हम तेजी से क्या कर रहे हैं? जंगलों को काटते जा रहे हैं, नए नए शहर बसाते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, नई से नई मॉडर्न से मॉडर्न मशीन ऑफ डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। ग्रोथ की मशीन नहीं बना रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की मशीन बना रहे हैं। और पॉपुलेशन, ये सब वजह है जिससे हमारा एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई हो गया है। हाँ, आपके घर का पावर कंजम्पशन में एग्जांपल से बता सकता हूं। सोचिए, आज से 5 साल पहले और या और थोड़ा पहले जब आप छोटे थे, आपके घर में कितने एसी थे? हाँ, सोच के बताओ, ईमानदारी से बताना। शायद आप कहेंगे सर एक एसी था या नहीं भी था। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, तुम्हारे घर में शायद एक भी एसी नहीं था, या शायद रहा हो तो एक एसी रहा हो। मैं 5 से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं। आज कितना एसी है? और शायद आप कह सकते हैं सर जितने कमरे हैं उतना एसी है। तो आपका पावर कंजम्पशन कई गुना बढ़ चुका है कि नहीं? हर कमरों में लाइट्स लगी गई हैं, ढेर सारी लाइट्स लगाई गई हैं, है ना। चारों तरफ आपने क्या कर रखा है? ऐसे इलेक्ट्रिकल के गैजेट्स ले रखे हैं घर में जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। अब वो चाहे माइक्रोवेव अवन हो, चाहे मिक्सर हो, चाहे ग्राइंडर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो। क्या कहना चाहते हैं? एनर्जी का कंजम्पशन आपकी मेरी लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ गया है ना। अब बिजली आएगी कहां से? मैंने कहा था फॉसिल फ्यूल बर्न करो, बिजली पैदा हो जाएगी। तो कर रहे हैं ना हम नेचर को खराब। चलो और कुछ एग्जांपल समझते हैं, एनर्जी के भी रिसोर्सेज समझते हैं। अगेन, जैसे रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, अब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा था एनर्जी भी 2 टाइप की मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बस एक बार लगा लो और बार बार क्या करो? इसका इस्तेमाल करते रहो। रिन्यूएबल सोर्स, फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, विच डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। कैसी एनर्जी है? सोलर एनर्जी, पहला एग्जांपल, मतलब सन से मिलने वाली एनर्जी। आप तो जानते ही हैं कि सन से एनर्जी हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। भाई सोलर पैनल लगाओ, क्या करेगा सोलर पैनल? सोलर पैनल आपको हेल्प करेगा सनलाइट की मदद से हीट पैदा करने में, इवन करंट पैदा करने में। आप उसकी एनर्जी स्टोर कर लीजिए घर में। बहुत सारे लोगों ने अपने छतों पे, अपने घरों पे, होटल्स में देखिए ज्यादातर, हाँ, सोलर पैनल्स लगे बड़े बड़े, और वो सनलाइट कलेक्ट करता है, सनलाइट से हीट कलेक्ट करता है, और उससे आप घर के डिवाइसेस चला लीजिए। तो बहुत सारा यूज है। सोलर कुकर यूज कर सकते हैं, सोलर सरफेस फर्नेस यूज कर सकते हैं, सोलर वाटर हीटर यूज कर सकते हैं। बिजली तो मैंने बनाना एग्जांपल बता ही दिया। और कौन सा अच्छा सोर्स है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है? हाइड्रो पावर। पर याद रखिएगा, जब हम बात डैम की करते हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स की करते हैं, तो इसके लिए नदी पर एक वाटर बॉडी पे क्या करनी होती है? एक दीवार बनानी होती है, और उस दीवार की वजह से क्या होता है? ढेर सारा पानी इकट्ठा होता है और ऊपर से पानी गिरता है। ये ऊपर से गिरने वाला पानी टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन चलाती है जनरेटर को, और जनरेटर से बन जाती है बिजली। बेसिक ये रूल है। हाँ, तो ये पानी नदी का हमेशा रहेगा, तो इसीलिए बिजली भी हमेशा रहेगी। रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, पर इसका एक नुकसान है। नुकसान यह है कि आपको बहुत लार्ज डैम्स नहीं बनाना है, क्योंकि लार्ज डैम्स हमारे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान कराते हैं। एक बहुत बड़ा एरिया क्या होता है? सबमर्ज हो जाता है, लोगों की लाइफ डिस्प्लेस हो जाती है, वहां पे जो लोग रहने वाले थे उनके जीवन खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। चलिए, तीसरा एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है विंड एनर्जी। जब हम विंड की बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एयर इन मोशन। हाँ, जो आप ब्रीथ इन कर रहे हैं वो विंड नहीं है, वो एयर है। समझ गया ना? तो एयर तो आपके आसपास चारों तरफ है, जब ये एयर मूव करने लगती है तो बन जाती है विंड, और इसमें होती है एनर्जी।
अब विंड एनर्जी से क्या कर सकते हैं, विंडमिल चला सकते हैं। विंडमिल के पास पावर होता है, मैकेनिकल पावर होता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे पंपिंग मशीन चलाना, ग्राइंडिंग ग्रेन्स करना और इवन सेल बोट्स चलाना, हाँ जो पर्दे की जो, तो इन सब का यूज कर सकते हैं विंड एनर्जी का। इनमें आपको कोई पावर, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं, उसके बाद भी आपका काम होता रहेगा। और आप विंडमिल को भी लगा सकते हैं जो बिजली पैदा करेगी। आपने देखा होगा पवन चक्की, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, हाँ फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा शायद, है ना, खूब दूर दराज के इलाकों में जहां 20 किलोमीटर पर आवर, कितना 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जहां विंड ब्लो करती है, वहां पे विंडमिल लगाई जा सकती है। और जहां एक सिंगल विंडमिल लगाएंगे तो बहुत पावर नहीं मिलेगी, कलेक्शन ऑफ विंडमिल्स लगा देंगे तो उसे कहेंगे विंड फार्म। हाँ, तमिलनाडु ऐसा एक बहुत बड़ा स्टेट है जहां पे ढेर सारे विंड एनर्जी फार्म्स बने हुए हैं। चलो बात करते हैं बायोगैस एनर्जी की। बायोगैस मतलब ऐसा एनर्जी का तरीका जिसमें हम बायो मटेरियल, लिविंग रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे काउडंग, फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट या एनिमल डंग। तो गाय का गोबर काओ में तो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो लोगों के पास कैटल्स होते हैं, काओ बफेलो गोट्स होती हैं, उनका वेस्ट एक अंडरग्राउंड टैंक में डाल देते हैं। सर इससे क्या होगा? अरे इससे बहुत बदबू वाली गैस निकलेगी। हाँ, ये जो बदबू वाली गैस निकल रही है इसी का नाम है गोबर गैस, क्योंकि गोबर से बन रहा है इसलिए नाम हो गया गोबर गैस। क्या क्या डालते हैं इसमें? मैंने कहा ढेर सारा फार्म वेस्ट, सूखी पत्तियां, झाड़ियां, जो पेड़ पौधे काम के नहीं थे, सड़ गल गए थे, उसको छोड़ देते हैं, सड़ने गलने देते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, ढक देते हैं इस टैंक को, बस बन जाता है गोबर गैस। इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, घरों पे सप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छा क्या है, फ्यूल है गोबर गैस। ठीक है, और गोबर गैस दो टाइप के बताए गए हैं। पहला है फिक्स्ड डोम, जिसमें ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर है, वो परमानेंटली क्या कर दिया गया, बांध दिया गया, टाइड अप कर दिया गया है। और फ्लोटिंग डोम में क्या हो जाएगा, डोम को ऊपर से, अर्थात जो ऊपर का स्ट्रक्चर रखा था, टैंक के ऊपर का जो स्ट्रक्चर रखा था वो फ्लोटिंग है, उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, आता है टाइडल एनर्जी। अगेन ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहां पैदा होगी टाइड्स? क्या कहते हैं, नदियों में? नहीं नहीं, जहां पर कांस्टेंट राइज एंड फॉल इन द ओशन वाटर होता है, वहां पर होती है टाइड एनर्जी। सर ऐसा क्यों होता है, ओशन वाटर राइज और फॉल क्यों करता रहता है? 12.5 घंटे में एक बार हाई टाइड और एक बार लो टाइड आती ही आती है, फिक्स है। तो हाई टाइड के दौरान क्या होता है, पानी खूब सारा क्या होता है, शोर्स की तरफ बढ़ जाता है। तो जब पानी शोर के पास आ रहा है, समुद्र तट के अंदर आ रहा है, वहां पर लगे होते हैं बड़े बड़े टर्बाइंस, पानी आने से बिजली पैदा हो रही है, और जब पानी लौटेगा फिर बिजली पैदा हो रही है। तो ये टाइड पैदा क्यों हो रही है सर, टाइड आ कहां से रही है? तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दी सन, मून एंड अर्थ, तीनों मिलकर पैदा करते हैं टाइड्स। ठीक है, टाइडल एनर्जी भी सेफ एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, टाइड तो आना ही आना है। लगा दो उसमें एक टरबाइन, लगा दो उसमें जनरेटर, जहां पे टाइड आ रहे हैं वहां पर बिजली पैदा करते रहो फ्री में, है कि नहीं है? कितना बढ़िया सोर्स है। आगे आते हैं जियो थर्मल एनर्जी। हाँ, जियो मोबाइल वाला जियो नहीं, रिलायंस जियो नहीं, वो GIO है। यहाँ पे जियो कौन है, GEO। अर्थ के इंटीरियर के अंदर मौजूद हीट है, उसका नाम है जियो, मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। सर अर्थ के अंदर से हीट कैसे आई? आपको पता है अर्थ की 3 लेयर है। कौन सी 3 लेयर है? टॉप लेयर क्रस्ट, जहां आप और मैं रह रहे हैं, इसके नीचे की लेयर मेंटल, और सबसे नीचे क्या है, कोर। कोर किससे बना हुआ है? कोर बना हुआ है रेडियो एक्टिव मटीरियल से। उसमें ढेर सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो रेडियो एक्टिवली क्या करते रहते हैं, इमेंस ऑफ हीट पैदा करते रहते हैं। वही हीट जब सरफेस की तरफ आ जाती है तो सरफेस में जो वाटर है वो हीट हो जाता है। नियर बाय अगर रिवर होगी तो वो हीट हो जाएगी, तो उस गर्म पानी से क्या कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। समझ गया ना? तो जहां पर गर्म पानी धरती के पास आ जाता है, उस प्लेसेस को हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स। कहां है ऐसा हॉट स्प्रिंग? कहीं गए हैं क्या आप? कोई ऐसा रीजन गए हैं जहां पर धरती के अंदर से अपने आप से, सेल्फ से गर्म पानी निकलता है? हाँ, ज्वाला जी नाम सुना है प्लेस का ना, वहां पे ऐसा होता है। और कुछ प्लेस और बताऊं, देहरादून है, गुड़गांव है, मनाली है, जहां पर अपने आप अंदर से गर्म पानी बाहर निकला, कांस्टेंट, साल भर वहां पे गर्म पानी रहता है। चलो अगला एनर्जी है ओशन थर्मल एनर्जी। सोचिए सूरज की धूप पड़ रही है, सरफेस ऑफ ओशन तो हीट हो जा रहा है, पर ओशन तो बहुत डीप होता है, नीचे का जो सरफेस है ओशन का वो गर्म नहीं हो पाता है। टॉप की हीट है, ऊपर के सरफेस में समुद्र में हीट पड़ रही है, नीचे तो नहीं पहुंच पा रही है हीट ना, तो वो ठंडा रह जाता है। इस डिफरेंस इन टेम्परेचर का हम इस्तेमाल करते हैं करंट पैदा करने में। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, इस करंट को, एक फ्लो ऑफ एनर्जी को पैदा कर सके, जैसे अमोनिया। इसका यूज करते हैं समुद्र में पानी का फ्लोटिंग प्लांट लगा के। यस, फ्लोटिंग वाटर ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट लगा देते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से एनर्जी पैदा कर सकता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी। ओहो, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है। आपको पता है जापान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट होल्ड करता है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी जापान में होती है। सर ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस ऑफ द एटम के अंदर होती है। आपको पता ही है एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाए, सोचिए बर्स्ट हो जाए, तो क्या होगा? हाँ, इसी की एनर्जी को कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब दो तरीके से बनती है, एक बनती है फिजन से, जिसमें बड़ा न्यूक्लियस
हाँ, जैसे एग्जांपल है यूरेनियम, ये स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, हम इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और एक दूसरा इसका अपोजिट है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज मतलब कंबाइन करना, स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन टू बिकम अ लार्ज न्यूक्लियाई, इसे कहते हैं फ्यूजन। ये दोनों ही टाइप है न्यूक्लियर एनर्जी में। वैसे मैं बता दूं, हम लोग जो अर्थ पे जो यूज कर रहे हैं ज्यादातर वो न्यूक्लियर फिजन यूज कर रहे हैं। फ्यूजन मून में हो रहा है, सन में हो रहा है। जो सूरज में आप इतनी गर्मी ताप देख रहे हैं वो कैसे हो रहा है, वहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन पार्टिकल क्या कर जा रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं और हीलियम पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कार्बन पार्टिकल में फिर आगे जाके कन्वर्ट हो जा रहे हैं। हाँ, छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं। सन में जो इनकी हीट है वो वैसी इसी वजह से है, सन में हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए बात करते हैं, अब तक जितना भी एग्जांपल दिया वो था रिन्यूएबल सोर्स का, जिससे आपको एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना था और ये एक तरह से पॉल्यूशन फ्री सोर्सेस थे। अब आ रहे हैं जो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, ये जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाता है, इसका मतलब है आज नहीं कल ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। सबसे पहले आता है कोल। कोल कैसे बने, तो लाखों साल पहले जो प्लांट मटेरियल हुआ करते थे, हाँ धरती पूरी पेड़ पौधों से भरी थी, फॉरेस्ट से भरी हुई थी, वो प्लांट जब धरती में बरीड हो गए, धरती के नीचे दफन हो गए, तो अंडर हीट अंडर प्रेशर वो क्या बन गए, कोल बन गए। ठीक है, तो कोल, ऑब्वियस बात है जब आप कोल जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण है। ये दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण है, समझ जाइएगा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम गैस। जहां पर पेट्रोलियम पाया जा रहा है वहां पर पेट्रोल के साथ निकल रही है एलपीजी, पेट्रोलियम गैस। इस गैस को हमने लिक्विफाई कर दिया और घर में जो सिलेंडर आपके यूज हो रहा है उसके अंदर भरा हुआ है एलपीजी। आप तो जानते ही हैं ये एक ओडरलेस गैस होती है और लीक होने का डर होता है, तो इसीलिए इसमें मिलाया गया है आइसोमिथाइल मरकैप्टन। ये क्या होता है, ये एक मटेरियल है जो आपके घर के एलपीजी में मिलाया गया है ताकि आपका एलपीजी जैसे ही लीक हो मम्मी को पता चल जाए, समझ गया ना। वरना वो किससे बना हुआ होता है, वो ब्यूटेन और इथेन से बना होता है। ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं, कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, इसीलिए आप और मैं घर में क्या करते हैं, एलपीजी यूज करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। जहां पर पेट्रोलियम पाया जा रहा है वहीं पर नेचुरल गैस भी पाई जाती है। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या मौजूद होता है, मीथेन। तो इस नेचुरल गैस को भी हम कंप्रेस्ड कर देते हैं। आजकल बहुत पॉपुलर है सीएनजी। हाँ, कारों में गाड़ियों में आजकल क्या लोग डलवा रहे हैं, सीएनजी। सस्ती भी पड़ती है और एक बहुत अच्छा फ्यूल है, कंप्लीटली बर्न हो जाने वाला फ्यूल है। बट मैंने कहा प्रॉब्लम यह है कि आज नहीं कल ये भी क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आता है प्रॉब्लम आती है हमारे देश में किस चीज की, एनर्जी की। मैंने पहले ही बताया एनर्जी है, रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल है, पर क्या हमारी रिक्वायरमेंट के बराबर है? जवाब है नहीं नहीं नहीं। जितनी एनर्जी चाहिए हमारे अर्बन और रूरल एरियाज के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। आपको इंडिया का एग्जांपल लेके समझाते हैं कि हमारे देश की अगर एनर्जी नीड है 100, ठीक है, तो उसमें से हार्डली 33 हम खुद की एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसका मतलब है मोर देन 2/3 एनर्जी क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम के रूप में। तो एनर्जी क्राइसिस है और किसी भी देश में अगर एनर्जी सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है तो वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से होगी। सोचिए आपकी सारी इंडस्ट्रीज, आपके व्हीकल्स सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पेट्रोलियम पे डिपेंड कर रहे हैं। अब दो एरियाज हैं, अर्बन एरिया मतलब शहर, तो शहर के लोगों के पास ढेर सारे ये क्या है, एनर्जी के सोर्सेज उपलब्ध हैं। खास करके हम लोग कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, एलपीजी यूज कर रहे हैं, सीएनजी यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं। शहर में रिन्यूएबल एनर्जी कम यूज हो रही है, जबकि गांव में आ जाएंगे, रूरल एरियाज में आ जाएंगे तो वहां पर क्या हो रहा है, फ्यूल वुड के रूप में यूज हो रहा है, गोबर गैस यूज हो रहा है, काउडंग यूज हो रहा है। तो दोनों जगह, यस, दोनों जगह थोड़ा सा चेंज इन एनर्जी है, बट फ्यूल या रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी रूरल एरियाज में कम है और अर्बन एरियाज में बहुत हाई है। सोचिए गांव के लोगों का जीवन कितना सादा होता है, छोटी ऊंची झोपड़ियों में रहते हैं, अगर घर पक्के भी बने हैं तो वहां बहुत ज्यादा एसी या सबकी जरूरत नहीं है, वहां का एनवायरमेंट इतना अच्छा है, वहां अपने आप नेचर में ही एसी लगा हुआ है, कोई जरूरत नहीं एसी लगाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम शहरों में ज्यादा है क्योंकि यहां पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई है। हाँ, बिजलियां कट जाती हैं, इसीलिए अपने घर में इन्वर्टर या जनरेटर लगवा रखा है, लगवाया है ना। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सर ये नया क्या चीज है, हरा घर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घर हरा नहीं है। जब हम एक ऐसे फिनोमेना की बात करते हैं जिसमें अर्थ का टेम्परेचर रेज हो जा रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर रेज होने का कारण क्या है, ब्लैंकेटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, ब्लैंकेट इफेक्ट। चलिए एक एग्जांपल से बताता हूं, आपका रियल एग्जांपल देता हूं। आप जब क्या करते हैं, कार में एंटर करते हैं, जैसे आपकी कार कहीं खड़ी हुई है, आप कार में एंटर करिए, बताइए गर्मी लगती है कि नहीं कार में एंटर करते हुए? अगर शीशे बंद है, मैं कंफर्म कह सकता हूं कि आप कार में बैठ ही नहीं सकते। आपकी कार ऑन नहीं है और आप एक बंद कार के अंदर बैठ ही नहीं पाएंगे, इतनी गर्मी, इतनी घुटन होने लगेगी। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। सर वो कैसे? आपकी कार बंद है, सूरज की धूप पड़ रही है, तो सूरज की धूप की जो वेव्स हैं वो शॉर्ट वेव्स होती हैं, वो अंदर तो आ जाती हैं। जब शॉर्ट वेव्स अंदर आ जाती हैं, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर पाती हैं, आपके कार के ग्लासेस से अंदर चले जाती है, और जो आपके कार के अंदर की बॉडी है, मतलब कार के अंदर जो सीट लगी है, कवर लगा है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, और वो हीट जब छोड़ता है वो लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। नतीजा वो हीट वेव्स बाहर निकल नहीं पाती, हीट ट्रैप हो जाती है।
अब इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोचिए, जो मैंने एग्जांपल बताया कार का, वो आपकी पूरी अर्थ के साथ हो रहा है। यही फिनोमिना आपकी पूरी धरती में हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं समझाता हूं। चारों तरफ इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज क्या पैदा कर रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड पैदा कर रही हैं, मीथेन पैदा कर रही हैं, और ढेर सारा वाटर वेपर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारे एग्जांपल्स जो लिया, ये सब हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये कैसी गैस होती है सर? ये वो गैसेस हैं जो अर्थ में प्रोड्यूस हो रही हैं, और इनकी एबिलिटी क्या होती है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये गैसेस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये जब सनलाइट को बाहर छोड़ती हैं, वो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारा एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट का काम करता है। क्या? एक ब्लैंकेट का काम करता है। सनलाइट अंदर तो आ जाती है हमारे अर्थ के अंदर, पर वो बाहर में निकल पाती है। उसकी हीट बाहर जब नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? हीट ट्रैप। इसी फिनोमेना का नाम रखा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पूरी धरती में जो ग्रीन हाउसेज हैं, ये तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारी वजह से तो बढ़ रहे हैं, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी। ये सब मैंने 6 नाम लिए, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और यही कारण है धरती का या ग्लोब का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर धरती का तेजी से बढ़ रहा है। और आपको पता भी होना चाहिए कि पोलर आइस पिघल रही है। वो जो पोलर आइस कैप्स बने हुए थे नॉर्थ पोल साउथ पोल में, वहां तक इफेक्ट डाल दिया है, और बहुत जल्दी समुद्र का लेवल, पानी का लेवल। जी, तो चलिए समझ गए ग्रीन हाउस क्या है। तो ग्रीन हाउस क्या बताता है? वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। क्यों वार्मिंग हो रही है? मैंने बताया इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये धरती में होगा। इस शब्द को सबसे पहले किसने बताया? जे फ्यूरियर ने 1827 में बताया। और ग्रीन हाउस के कुछ फायदे भी हैं, ऐसा मत सोचिए सिर्फ नुकसान है। ग्रीन हाउस की वजह से धरती एक वार्म और हैबिटेबल प्लेस है। ग्रीन हाउस की वजह से धरती का टेम्परेचर लोअर है, अर्थात हीट है धरती में, वरना धरती एक बहुत ठंडी प्लेस होती। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ वुड हैव बीन अ वेरी वेरी कोल्ड प्लेस, और थर्मल ब्लैंकेट के रूप में मैंने कहा काम कर रहा है। तो कुछ अच्छाइयां तो हैं। और कौन करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? मैंने कहा पहला कॉज है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे बड़ा दुश्मन। कहां से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड? फॉसिल फ्यूल। हमने जलाया कोल पेट्रोलियम, हमने जलाई गाड़ियां, हम चला रहे हैं गाड़ियां, हम चला रहे हैं इंडस्ट्रीज, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कर दिया हमने ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट है वाटर वेपर। मैंने कहा था हमारे एनवायरमेंट में तो वाटर वेपर वैसे ही मौजूद है भाई, जहां जहां वाटर बॉडीज हैं वहां पानी भाप बनेगा ही बनेगा, तो ये तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये एक तरह की गैस होती है जिन्हें हेलोकार्बन के रूप में कहते हैं। इन्हें कई बार डिप्लीटर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। हम और आप रह रहे हैं ट्रोपोस्फीयर में, है ना। इसके ऊपर की लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, और वहां मौजूद है ओजोन लेयर। वहां पर एक ऐसी एयर की लेयर मौजूद है जिसका नाम है ओजोन। ये ओजोन लेयर क्या करती है? सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी रेस को धरती पे एंटर नहीं करने देती है। बट हम और आप, मैंने कहा था, इस ओजोन को, अपने दोस्त को क्या कर रहे हैं? हम मिटा रहे हैं। इस ओजोन लेयर को हम बर्बाद कर रहे हैं। धरती पे एक बहुत बड़ा ओजोन होल बन चुका है। अंटार्कटिक के रीजन में एक बहुत बड़ा ओजोन होल बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो ये CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सर हम नहीं पैदा करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपके घर में एसी है, रेफ्रिजरेटर है, एयरोसॉल्स हैं, हाँ, आप जो थर्मोप्लास्टिक यूज कर रहे हैं, इन सब में CFC गैस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये CFC गैस सीधे एनवायरमेंट में जाती है, ऊपर जाती है, और ओजोन में होल क्रिएट कर देती है, ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर देती है। समझ गए? और कौन कौन है दुश्मन हमारा? ये भी है दुश्मन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या करता है? अगेन ये 230 टाइम्स ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। कहां से आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड? मैंने कहा हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर में है NPK, याद है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन है हमारे फर्टिलाइजर में। और कहां यूज होता है? हमारे व्हीकल्स से निकलने वाला पॉल्यूशन है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है मीथेन, हाँ, CH4 इसका फॉर्मूला है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो रिजर्वॉयर्स है हमारे देश में, और यहां बहुत सारे जो वाटर बॉडीज में पाए जाने वाले प्लांट एंड वेजिटेबल मैटर जो सड़ गल रहे हैं, हाँ, जहां पर भी क्या हो, डेड प्लांट एंड एनिमल हो, रिमेन्स हो, जहां सड़ गल रहे हो, वहां ये मीथेन गैस भी होती है। हाँ, एक अजीब सी बदबू आती है, ठीक है ना। ये मीथेन गैस भी क्या करती है? हमारे ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रही है। ओजोन तो मैंने बता ही दिया। चलो अब आते हैं इंपैक्ट। हाँ, इस डायग्राम को थोड़ा देखें। इस डायग्राम में आपको कुछ समझ में आएगा कि सन से आती हुई लाइट क्या कर रही है धरती के अंदर। ये देखिए एटमॉस्फेयर की लेयर है, इसके बाद धरती के नीचे तक पहुंच रही है। पर जब ये क्या कर रही है? ये सनलाइट कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? यही सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले रही है। ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर वेपर क्या कर रहे हैं? इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, धरती से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। नतीजा हम इसे कह रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ गया ना? यही सबसे बड़ा कारण है। आगे अब इसका इंपैक्ट समझते हैं, इसका क्या असर पड़ने वाला है आपके मेरे जीवन पे। सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि धरती का टेम्परेचर तेजी से राइज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस, वाटर रिसोर्सेज, इन सब की ग्रोथ यस कम हो रही है। प्लांट का यील्ड, हाँ, प्लांट का आउटपुट कम हो गया है। और तो और आने वाले समय में डर है कि कहीं फूड शॉर्टेज ना हो जाए। सही हो सकता है कि आपको मुझको क्रॉप्स मिले ही ना, हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स मिले ही ना,
और प्रॉब्लम क्या हो सकती है? क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, बेमौसम बारिश हो जा रही है, कभी बाढ़ आ जा रही है, कहीं एकदम सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे टॉर्नेडो आ जा रहा है, साइक्लोन आ जा रहा है, ये सब हम हैं इसके कारण। ठीक है, तो अननेचुरल क्या हो रहा है? फिनोमेना हो रहे हैं हमारे आसपास। और तो और पोलर आइस पिघल रही है, आइस शीट्स खत्म हो रही हैं, और इमेजिन करिए आने वाले 10-20 सालों में समुद्र के आसपास के सारे इलाके डूब जाएंगे। बंबई, यस मुंबई डूब जाएगा, बड़ा इलाका उसका डूब जाएगा, और जो कोस्टल प्लेन्स गोवा है, जो सुंदर सा बीचेस हैं, सब, सच कह रहा हूं, ये है आपके सामने। जिस तेजी से हम कर रहे हैं इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर का, सब डूबने वाला है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग। मैंने बताया था, जैसे ही आप ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही एक फिनोमेना है ग्लोबल वार्मिंग। इट सिंपली मींस द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब। हमारी धरती का टेम्परेचर लगभग 1.5 डिग्री राइज हो चुका है फ्रॉम लास्ट सेंचुरी। पिछली सेंचुरी से इस सेंचुरी में 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है, जो कि धरती के लिए अच्छा नहीं है। हमारे धरती हैबिटेबल तब तक है जब तक हमारे लिए क्या है? टेम्परेचर फेवरेबल है। ठीक है ना? तो क्लाइमेट चेंज इसके बहुत बड़ा फिनोमेना है। अब क्या हो रहा है इसका इफेक्ट? क्या धरती को खतरे हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से? हाँ, सर्दी अपने समय पे नहीं आ रही है, गर्मी एक्सटेंड हो जा रही है, या ज्यादा ही पड़ जा रही है गर्मी खूब। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चीज? टाइम पे बारिश पड़ी नहीं रही है। बारिश का मौसम कोई और था, है ना, जून जुलाई था, और बारिश पड़ रही है, पता लगा अक्टूबर नवंबर तक बारिश पड़ रही है। ये क्या है? क्लाइमेट चेंज है। हाँ, आप महसूस करिए। चलिए, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारे एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, खास करके माइग्रेटरी बर्ड्स। और खतरा है स्टॉर्म्स का, सी ब्रीडिंग एनिमल्स का, उनकी लाइफ को खतरा है। समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स का वाटर लेवल बहुत तेजी से राइज हो रहा है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो टर्टल्स हैं वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और तो और जो मेल टर्टल, सी टर्टल्स है, जिनकी वजह से इकोसिस्टम बैलेंस रहता था वाटर का, वो भी खत्म होने वाला है। और पानी की स्केर्सिटी, सबसे बड़ी समस्या है पानी की स्केर्सिटी। तो क्या करें? कोई सोल्यूशन है क्या? कैसे इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचा जाए, इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से बचें? कोई सोल्यूशन है सर? हाँ, उल्टा करना है प्रोसेस। उल्टा क्या करना है? हमें अपनी एनर्जी का यूसेज कम करना है, और करना भी है तो कौन सी एनर्जी यूज करेंगे? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। कोशिश करिए कि आप कम से कम क्या करें? फॉसिल फ्यूल का यूज करें। हाँ, इसीलिए ई गाड़ी ले लो। ठीक है, कौन सी गाड़ी लोगे? ई वाली लेना, इलेक्ट्रिक वाली ले लेना। ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तेल भरवाने की तुम्हें। तो शिफ्टिंग करो, समझ गए? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ले लो। कैप्टिव एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन, कार्बन का वेस्टेज बचाना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करेगी, उसको रोकना है। और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए। हाँ, साइंस वाले साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं भाई? उनको चैलेंज देना चाहिए, करके दिखाओ भाई कोई ऐसी टेक्निक जिससे हमारा एनवायरमेंट कम से कम पोल्यूट हो रहा है। हमने ही प्लास्टिक बनाई है, हमने ही पोल्यूशन पैदा किया है, अब आप निकालो उसका सोल्यूशन। चलो, अगला टॉपिक है एसिड रेन। तो अगर बारिश पड़ रही है, मजा आ रहा है, हाँ जाके नहा लो, पर अगर बारिश पड़ रही है और पानी का पीएच लेवल 5.6 से कम है, बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना। रैशेज हो जाएंगे स्किन में, स्किन बर्न्स हो जाएंगी, हाँ, आई इरिटेशन हो जाएगा। ये सब कॉज है एसिड रेन्स का। तो एसिड रेन मींस जब पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए। ये कहां से हो रहा है एसिड रेन? कौन कर रहा है एसिड रेन? बादल एसिड रेन कर रहे हैं? नहीं नहीं, बादल तो नॉर्मल वाटर कंटेन करते थे, पर हमने एनवायरमेंट में ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारी सल्फर डाइऑक्साइड, ढेर सारी मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ऊपर छोड़ रखा है। हाँ, ये फॉसिल फ्यूल्स जो बन किया, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इतना सारा, इससे जो ये गैसेस गई, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गई, जब आई नीचे तो कार्बोनिक एसिड बन के गई, सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर गई तो सल्फ्यूरस एसिड बन गई पानी के रूप में और सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर गई नाइट्रिक एसिड बन गई, और ये सब आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप ही कारण है, हम सब मिल करके इसका कारण है। चलिए, इसका कॉज जान गए, आपने कॉज समझ लिया। जो ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रोजन है, ये कंपाउंड्स के बर्निंग से एसिड बन रहा है। अब इसका इंपैक्ट भी देख लो। एक इंपैक्ट तो ये स्क्रीन पे देख लो, इस माई को पहचान लो। पहचान में आ रही है माई? नहीं ना, शक्ल दिख रही है। ये बहुत खूबसूरत सा स्टैच्यू था, इसका मुंह काला कर दिया किसने? एसिड रेन ने। समझ गया ना? तो एसिड रेन से बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स कोरोड हो रही है, उनका सरफेस खत्म, ताजमहल पीला हो गया है। हाँ, तो इसी ने किया, एसिड रेन ने किया है। और क्या हो रहा है? ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ रहा है। कैसे? आपकी आई में इरिटेशन हो रहा है, स्किन बर्न्स हो रहे हैं, आपकी विजिबिलिटी कम हो गई है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको लंग्स डिजीज हो रही है। आप पता करके देखिए, जितने भी मेट्रो टाउन्स के आपके रिलेटिव्स होंगे जो बॉम्बे रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, पता करके देखिए उनसे, वहां के लोगों को ढेर सारी लंग्स की बीमारियां आजकल हो रही हैं। सॉरी टू से, पर उनके पास कोई इलाज नहीं है। आपको पता है कि नहीं, दिल्ली का हर एक नागरिक पर दिन 10 से अधिक सिगरेट पी रहा है। सच में? हाँ सच में। वो सिगरेट किस रूप में है? एयर पॉल्यूशन के रूप में। वहां का AQI बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा है, अर्थात वहां हवा में इतना पॉल्यूशन है कि वो 10 सिगरेट से ज्यादा बच्चा भी पी रहा है वहां पर, क्योंकि वो ब्रीथ तो करेगा ही करेगा। जब ब्रीथ करेगा तो वो जहरीली हवा शरीर के अंदर जा रही है, जिससे ब्रोंकाइटिस हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहा है। और प्रॉब्लम किसको है? मैंने कहा वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम है। सोचिए, एसिड रेन करेगा, जहां वाटर बॉडीज होंगी वहां क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स का क्या हाल होगा? क्या वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? जी नहीं, उनकी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस खत्म हो जाएगी, हैबिटेट का लॉस हो जाएगा, फूड का लॉस हो जाएगा। बहुत नुकसान है एसिड रेन से। पेड़ों को क्या नुकसान है? पेड़ों की पत्तियां डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पेड़ जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, जब उसकी पत्तियां ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा? तो ये भी नुकसान है।
और किसको नुकसान हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। हाँ, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी धरती में पाए जाते हैं, एसिड रेन गिरने से वो बेचारे मर जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, जो प्लांट ग्रोथ, एनिमल ग्रोथ में मदद करते थे, वो मर रहे हैं इस एसिड रेन की वजह से, और उनके बदले कौन आ रहे हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल फंजाई। समझ गए? वो एसिड रेन की वजह से हो रहे हैं। कैसे करें कंट्रोल? तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है एसिड रेन में? कौन पैदा कर रहा है? पॉल्यूशन। कौन पैदा कर रहा है? आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सेसिव पॉपुलेशन। तो इन सबको कंट्रोल करो। जैसे इन पे कंट्रोल कर लोगे सही हो जाएगा। गवर्नमेंट भी चाहे तो रूल्स रेगुलेशन लगा सकती है। हाँ, गवर्नमेंट तो लगा ही रही है, बहुत सारे कानून बना रही है। जैसे दिल्ली में गाड़ियां चलाना है तो ऑड इवन चल रहा है ना, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चली। क्यों? नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक शहरों पे कम हो। हाँ, ये पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आइए बात करते हैं। मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है। बात करते हैं इन्वायरमेंटल वैल्यूज एंड एथिक्स की। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास कुछ राइट्स हैं, जैसे राइट टू लिविंग है, राइट टू लिव इन अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट है। ये हमारा हक है। ये हमें किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन ने दिया है। अब यूनाइटेड नेशन कहता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कहता है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री, इक्वल एंड डिग्निटी। मतलब सब बराबर है, पर हमारे पास इक्वल राइट्स तभी होंगे जब हम क्या हो, हम सबको अच्छा और सेफ एनवायरमेंट मिले। ठीक है, पर इस राइट के साथ हमारे पास ड्यूटी भी है। पहली ड्यूटी क्या है हमारे पास? ड्यूटी यह है कि बीइंग, ड्यूटी क्या है हमारे पास? कि हम अपने राइट्स को परफॉर्म करें। जैसे अगर आपको राइट मिला है, वैसे आपको ड्यूटी भी मिली हुई है। ड्यूटी है कि आप क्या करें, कोई भी तरीके से एनवायरमेंट को हार्म करने का कॉज ना करें। चलिए एक एग्जांपल से पढ़ के बता रहे हैं। एग्जांपल है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, हमारे जो रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं उसको फॉलो करना है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है। हो सके अगर हमारी जरूरत पड़े तो हमको नेशनल सिक्योरिटी में जाने की जरूरत पड़े तो देश की मदद करनी चाहिए। हार्मनी में, पीस में, कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए। हाँ, कुछ कॉमन राइट्स तो ड्यूटीज तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन मॉरल साइंस है, सेट ऑफ वैल्यूज है जो आपको और मुझे जाननी चाहिए। ये वैल्यूज स्टैंडर्ड बनाती हैं बिहेवियर का, जो हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी है। एक पर्सन जिसके अंदर वैल्यूज नहीं है, जो सोसाइटी के नॉर्म से नहीं रह रहा है, क्या होगा? सोचिए, हमारे एनवायरमेंट को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, आपकी लिविंग को मुश्किल बना देगा। ठीक है, इसीलिए एजुकेशन के साथ क्या जरूरी है? हमारा मॉरल वैल्यूज का आना जरूरी है। उसी तरह से एनवायरमेंट के प्रति हमारी जागरूकता, एनवायरमेंट के प्रति एथिक्स। आपको और मुझे क्या करना है? सेट ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड फॉलो करना है। कैसा स्टैंडर्ड है? जो हमारे एनवायरमेंट के बेसिस पे है। अर्थात आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूट हो। हाँ, अगर आप, मैंने कहा था, अगर आप क्या करते हैं, अपने घर से आसपास क्या करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, आपके घर से गंदा पानी आप क्या करते हैं, सड़कों में फेंक देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट एथिक्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? आपको क्या करना है? ऐसा नहीं करना है। अगला टॉपिक है कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब लोगों को, मुझे और आपको, कंज्यूमर है हम लोग, जो चीज खरीदे, चीज का इस्तेमाल करे। हाँ, सिर्फ खरीदने वाले को बायर कहते हैं, पर खरीदे और इस्तेमाल करे, यूज करे, उसे कहते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमरों को उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज बताना है। याद रखिए, आपको मुझे बहुत सारे राइट्स मिले हैं, बहुत सारे अधिकार मिले हैं, और हमें कोई बताएगा तब तो ये राइट्स आज हम डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है ना? तो कंज्यूमर्स को राइट्स एंड ड्यूटीज बताना, यही है कंज्यूमर एजुकेशन। चलिए, कंज्यूमर्स को एजुकेशन करने से क्या फायदा होगा? पहला फायदा यह होगा कि कंज्यूमर समझ पाएगा कि उसका राइट क्या है, वो ज्यादा क्रिटिकली सोच पाएगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंट से बिहेव करेगा। इवन जब मार्केट में जाएगा, जब उसे पता होगा उसके पास ये राइट्स हैं, तो दुकानदार से भी क्या होगा? कॉन्फिडेंस से बात कर पाएगा। नेक्स्ट है, बिजनेस को क्या फायदा होगा? सोचिए, जब कंज्यूमर आपका सेटिस्फाइड है तो आपका परमानेंट कंज्यूमर बन जाएगा, आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। और सोसाइटी को फायदा क्या मिलेगा कंज्यूमर एजुकेशन कराने से? सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेबल सोसाइटी हो जाएगी। ठीक है ना? कंज्यूमर क्राइसिस नहीं होगा। अब आते हैं कंज्यूमर राइट्स। एक कानून है जिसको हम कहते हैं कोपरा, या कोपरा, कहीं लिखा तो नहीं है सर कोपरा? कोपरा इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट। हाँ, ये पहले कोपरा के नाम से जाना जाता था, कोपरा एक्ट 1986। इस एक्ट में 6 राइट्स दिए गए हैं आपको और मुझे। पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। ये राइट कहता है कि आपको और मुझे ऐसे गुड्स मार्केट दिए जाएं जो हमारी लाइफ के लिए डेंजरस ना हो। दोज गुड्स विच डू नॉट कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब दुकानदारों को पटाखे बेचना मना है? जी नहीं। वहां पटाखे अर्थात जो चीजें दी जा रही है उस पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप पटाखे ग्राउंड में जलाइए, आप किसी सीनियर के बड़े के सुपरविजन में जलाइए। लिखा है कि नहीं? तो इसीलिए लिखा है क्योंकि वो आपका राइट है। और क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें क्या लिखा है? आपको और मुझे जब प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने गए हैं, जरूर गए होंगे, आपने देखा होगा प्रोडक्ट के पीछे सब कुछ लिखा है। उसका प्राइस लिखा है, उसकी क्वांटिटी लिखी है, कब तक उसकी एक्सपायरी डेट है लिखा है, क्या क्या चीज उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लगाए गए हैं। क्या है ये? आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि ये आपका राइट है ये सब जानना। और कौन सा राइट है? राइट टू चूज। तो आप अगर प्रोडक्ट खरीदने गए हैं, आप पेन खरीदने गए हैं,
तो दुकानदार कोई आपको एक ही पेन देने के लिए जिद नहीं कर सकता कि नहीं यही ले जाइए, नहीं ले जाएंगे तो हम बता देंगे आपको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, चूज करने का अधिकार है। हम जो चाहे प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, उसको हमें देना है क्या, शॉपकीपर को हमें वैरायटी ऑफ गुड्स देने हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस में देने हैं। नेक्स्ट है अगला राइट, मैंने कहा था 6 राइट्स हैं। चौथा राइट है राइट टू बी हर्ड। इसका मतलब है अगर हमारी कोई शिकायत है, हमारी कोई परेशानी है, आप उनको सुनिए। हमारे सजेशंस, हमारे एडवाइजेस को शॉपकीपर को सुनना पड़ेगा। अगर आप कोई कपड़ा ले गए हैं, हाँ आप कोई कपड़ा ले गए हैं और कपड़े से रंग छूट रहा है, तो आप शिकायत करिए उसको, बताइए कपड़े का रंग छूट रहा है। और अगर रंग बहुत ज्यादा छूट गया है, पहनने लायक कपड़ा नहीं है, तो आप कपड़ा उसके मुंह पे मार दीजिए। नहीं मारिएगा मत, एग्जाम्पल है कहने का। तो इससे क्या होगा, आपको वो नया कपड़ा देगा, ये आपकी शिकायत सुनेगा। राइट टू बी हर्ड, समझ गए। और ये सीक्रेट रिजल्ट क्या कहता है, अगर वो आपकी शिकायत नहीं सुने तो क्या होगा, तब अगला स्टेप है रिड्रेस करना, अर्थात गलतियों को ठीक करवाना, और उसके लिए आपको कोर्ट में जाने का अधिकार है। इस राइट में कहा गया है कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कोई चीटिंग हुई है आपके साथ, जैसे मैंने कपड़े वाला एग्जांपल दिया, अब आपको वो दुकानदार रेडी नहीं है बदल के देने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाइए। हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर फोरम है जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यस कोई पैसे नहीं लगते हैं उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर के कोर्ट में केस कर सकते हैं। आपको आपकी यस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। चलिए ये वाला राइट नहीं मालूम था आपको, देखा मैंने क्या कहा, ये हमें अवेयरनेस नहीं हमारे राइट्स के बारे में। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6th और आखिरी राइट है जो कहता है कंज्यूमर राइट को जानने का राइट आप सबके पास है। इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं क्या, कि आपको एज अ कंज्यूमर आपका हक कोई तो बताए, कोई तो बताए कि आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या तुम्हारे पास अधिकार हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड किया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कंज्यूमर्स को बताइए कि उनका हक क्या है, तभी तो वो डिमांड करेंगे अपने हक का। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आपने अभी तक पढ़ा कि 6 राइट्स होते हैं कंज्यूमर के पास, तो क्या जिम्मेदारी नहीं होती है कंज्यूमर की, कुछ ड्यूटीज नहीं होती है? नहीं होती हैं। हर राइट्स के साथ करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज भी होती हैं, और ये दोनों ही लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो क्या क्या हमारी ड्यूटीज हैं? यस, आपकी और मेरी ड्यूटीज क्या है? तो एज अ कंज्यूमर हम जब भी प्रोडक्ट बाय करें तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन के बाद करें बाय, या आम भाषा में बोले तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बाय करें। क्यों हम लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीदें, क्यों हम लोग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीदें? जब खरीदेंगे इस डुप्लीकेट प्रोडक्ट, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस बात है क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अब कैसे चेक करें कि क्वालिटी सही है कि नहीं, स्टैंडर्ड वाला प्रोडक्ट है कि नहीं? तो उसमें ISI मार्क देख लीजिए। अगर वो बिजली के प्रोडक्ट है तो ISI मार्क होगा। अगर खाने पीने का प्रोडक्ट है, जैसे कि अज्यूम करते हैं कि स्पाइसेस आपने खरीदे, मसाले खरीदे, तो उसमें एग मार्क लगा होगा। तो गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन से आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। और क्या करना चाहिए, जब भी आप सामान खरीदे शॉपकीपर से बोले भैया कैश मेमो दे दो। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए कि आपने किस पर्टिकुलर शॉप से खरीदा है। हो सकता है बाद में आप क्लेम करना चाहते हैं पर आपके पास कोई कैश मेमो ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, इसलिए कैश मेमो जरूर मांगा करिए। यूजुअली मैं और आप क्या करते हैं, सामान खरीद लेते हैं, पैसे दे देते हैं और चलते बनते हैं, ये नहीं करिए। और क्या करना चाहिए, कंज्यूमर एसोसिएशन बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकेले एज अ कंज्यूमर हम कमजोर हैं, और जब हम सब एकजुट हो जाएंगे, आप और मैं जो कंज्यूमर्स हैं अपने आसपास के लोगों को एक एसोसिएशन बना लेंगे, तो बिजनेसमैन से या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी फाइट कर सकते हैं। वो हमारे खिलाफ अब क्या कर नहीं सकते, एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। और क्या करना चाहिए, कंप्लेन फाइल करना चाहिए। अगर हमारी कोई ग्रीवियंस है, हमारी कोई शिकायत है, तो शिकायत को जरूर रिकॉर्ड कराइए। नेक्स्ट है कंज्यूमर को जानना चाहिए कि उनका राइट क्या है, और उस राइट को अपनाना, इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। तो जो 6 कंज्यूमर राइट्स आपको दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपकी क्या है, ड्यूटी है। आप जानिए, पता लगाइए। चलिए अगली प्रॉब्लम समझते हैं, नाम है फूड एडल्ट्रेशन, फूड में मिलावट। हाँ आप जानते हैं, आप जो प्रोडक्ट खा रहे हैं आसपास, जो आज आप फूड ग्रेन्स खा रहे हैं, उन सब में मिलावट है। सच कह रहा हूं, आपको जो दाल मिल रही है उसमें मिलावट है, आपको जो सब्जियां आ रही है घर में उसको केमिकल देके बनाया गया है। आपको पता है जो आप मैंगो या फल खा रहे होते हैं उसको अनटाइमली राइप किया गया होता है केमिकल्स दे करके। तो ये सब क्या है, एडल्ट्रेशन है। एडल्ट्रेशन मींस डेलिबरेट मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी या अनडिजायरेबल चीजें या इनएडिबल थिंग, एंड समटाइम्स तो टॉक्सिक मटेरियल भी ऐड कर देते हैं। अर्थात जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, इतने लालची हो गए हैं, इतने ग्रीडी हो गए हैं कि वो आपसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए किसी हद तक क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। मैं ये सच कह रहा हूं, ये सच में आज हमारे आसपास हो रहा है। क्योंकि एक एग्जांपल से बताता हूं कि आर्जिमाइन ऑयल, ये किसमें मिला देते हैं लोग, एडिबल ऑयल में। ये बहुत सस्ता तेल होता है, आपके जो खाने का तेल है इसमें मिला दिया जाता है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, एक ड्रॉप्सी नाम की बीमारी हो जाती है। देखिए आपके हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं ये एडल्ट्रेट करने वाले, ये मिलावट करने वाले शॉपकीपर्स। और केसरी दाल, अब ये खाने वाली दाल में मिलावट का नाम है, इससे पैरालिसिस हो जा रहा है, जिसे हम कहते हैं लिथरिज्म,
और या तो लेड क्रोमेट मिला दिया गया है जिससे स्टिफनेस हो जा रहा है, पैरालिसिस हो जा रहा है। ये सब आपके खाने पीने के पदार्थों में, मसालों में, दालों में, चावल में कंकड़ मिला दिए जा रहे हैं। सच कह रहा हूं। क्या है ये सिर्फ लालच है उस दुकानदार की, उस शॉपकीपर की। तभी तो इतने लोग बीमार हो रहे हैं आजकल। आइए समझते हैं पॉल्यूशन का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है ये बीमारी ठीक हो जाएगी, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। अब इसका इफेक्ट फ्यू डेज से लेके वीक तक हो सकता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। तो इसका आपके ऊपर इफेक्ट खत्म भी हो जाएगा, डिसअपियर भी हो जाएगा, जैसे एलर्जीज हो गई हैं तो वो ठीक हो सकती हैं। और लॉन्ग टर्म हैजर्ड मतलब ओहो, इस बीमारी को या ये डिफेक्ट आपके शरीर पर लंबे समय तक असर करता रहेगा। हाँ, लंबे समय तक, कई कई साल चल जाते हैं, आपके ऊपर वो डिफेक्ट या वो बीमारी नहीं जाती है। जैसे एस्थमिक अटैक होना, लेड की वजह से, ट्रैफिक एग्जॉशन की वजह से बीमारियां होना, हाँ, लंग डिजीज हो जाना बहुत कॉमन है। बड़े शहरों में तो ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट हैजर्ड। ये वो बीमारियां हैं जो सडन या एक्सीडेंटल एक्सपोजर से हुई है, कोई चीज अचानक घट गई है। जैसे आपको याद होगा चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। हाँ, अभी इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा। चेरनोबिल नाम के प्लांट में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो एक्सप्लोड कर गया था। या दूसरा एग्जांपल देता हूं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। इन सब में ट्रांजिएंट हैजर्ड है, इमीडिएट हैजर्ड है, सडन हैजर्ड है, जो किसी घटना के घटने से हो गया। एक बड़ी दुर्घटना हुई, एक इवेंट हुआ जिससे बहुत लोगों की जानें गई। नेक्स्ट आता है क्या क्या टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है और उनकी इफेक्ट। बात करते हैं एयर पॉल्यूशन से होने वाले बीमारियों की, परेशानियों की। अब एयर में अगर कह सकते हैं हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, जैसे स्मोक आ जाए, स्मॉग आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो जाए, तो पॉल्यूशन होगा। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका खराब हो जाएगा, सांस की नलियों जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं उसमें सूजन आ जाएगी, और तो और लंग कैंसर तक की बीमारी है। हेडेक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, हाँ, इवन आपके रिफ्लेक्सेस काम ठीक से नहीं करेंगे। कई बार तो ये भी हो सकता है कि एलर्जीज हो सकती है, छींक, हाँ, छींक या नेसल चैम्बर में प्रॉब्लम आ सकती है, सेंसेशन ऑफ बर्निंग ऑफ आई, इवन इंसोमानिया। ये इंसोमिनिया क्या होता है? नींद न आना, ये भी एक एयर पॉल्यूशन के कारण है। हाँ, आजकल लोगों को हो रहा है। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आइए एक ट्रेजेडी की बात करते हैं, एक ट्रांजिएंट जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, तो ये है ट्रांजिएंट हैजर्ड, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये भारत में 1984 में, भोपाल नाम का शहर है, एमपी मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, उसके ठीक बीचों बीच में रेसिडेंशियल एरिया में एक कंपनी थी, नाम था यूनियन कार्बाइड। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी थी जिसका काम था फर्टिलाइजर और केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स बनाना। इसकी फैक्ट्री में MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक रात बह गया। यस, एक जहरीला केमिकल था, जहरीली गैस थी जो रिस गई, जो लीक आउट हो गई, और रात को ही लाखों लोग यस बीमार हो गए, इंजर्ड हो गए। उनके अंदर यस केमिकल चेंज आ गया और हजारों लोग, यस मोर देन 15,000 लोग मारे गए। यस, मोर देन 15,000 पीपल डाइड एंड मोर देन 6 lakhs वर इंजर्ड। किसी की आंख चले गई, किसी को लंग्स खराब हो गए, किसी के अदर पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स काम नहीं कर रहे थे। ये सब था इस जहरीली गैस MIC। चलिए दूसरा इफेक्ट समझते हैं, वाटर पॉल्यूशन। पानी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, केमिकल और पॉल्यूटेंट्स जो खेतों से जा रहे हैं, पेस्टिसाइड जा रहे हैं ना, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। उनसे बहुत सारी इंफेक्शियस डिजीज हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं बहुत सारे, और मॉस्किटोज और अदर वाटर बॉर्न डिजीज हो रही है। आजकल देखिए कितना कॉमन हो गया लोगों को डेंगू होना, मलेरिया होना। आपने सुना होगा, आपके आसपास आजकल बहुत फैल रहा है ये बीमारियां। हाँ, डायरिया, हेपेटाइटिस बहुत कॉमन हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। गंदा पानी है, ठहरा हुआ पानी, इसीलिए। एक और बीमारी है एंथ्रेक्स। यूजुअली ये एनिमल्स को होती है, कैटल्स को होती है, पर ये बहुत ही डेडली डिजीज है, कैटल्स आपके मर जाएंगे। और बीमारियां हैं, नोजिया है, वॉमिटिंग है, बर्निंग इफेक्ट है। ये सब आजकल गंदे पानी या पॉल्यूटेड पानी के पीने से हो रहा है। और आप तो जानते ही हैं, आप और मैं आजकल पानी साफ पीने के लिए या अगर बाहर जाते हैं तो बॉटल खरीद लेते हैं। हाँ, बॉटल वाटर खरीद लेते हैं जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं। और घरों में तो हमने RO फिल्टर लगा रखा है। आपको बताना है उस RO का फुल फॉर्म। हाँ, आपने लगाया है घर में RO फिल्टर? क्यों? मैं श्योर हूं आज आपके मेरे सबके घर में लग चुका है। शायद 10 साल पहले जरूरत नहीं थी हम लोग को। आज पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि हर घर में RO की जरूरत है। आपको बताना है उस RO का फुल फॉर्म। मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे बताएं RO का फुल फॉर्म। चलो लिखिएगा जरूर। तो अब आता है इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अब आपके आसपास जब केमिकल्स डाल रहे हैं किसान ताकि जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन हो सके, बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, बहुत सारा पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, क्या होगा? लैंड और सॉइल बची रहेगी? नहीं। जैसे लेड डालने से ब्रेन डैमेज हो रहा है, आर्सेनिक डालने से सॉइल में हमारी स्किन खराब हो रही है, मॉलिब्डेनम से हमारे बोन्स कमजोर हो रहे हैं, डायरिया हो रही है, क्रोमियम के ऐड करने से रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, कैंसर हो रहा है, बोरॉन के ऐड करने से डायरिया, लिथार्जी हो रही है। पेस्टिसाइड हमारे खाने के द्वारा हमारे ये शरीर में जा रहे हैं। आप और मैं जो खाना खा रहे हैं इन सब में पेस्टिसाइड छिड़का गया है
और कहीं ना कहीं ये फूड मटेरियल के रूप में आप कितना भी वॉश कर लीजिए, कुछ ना कुछ माइक्रो या मिलीग्राम के रूप में आपके शरीर मेरे शरीर में जा रहा है। हाँ, अगर हम आप टेस्ट कराएं तो आपके मेरे शरीर में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स चले गए हैं। आता है नॉइज पॉल्यूशन। तो अगर नॉइज तब बनती है जब वो साउंड 80 डेसिबल के बियॉन्ड हो जाती है। 120 डेसिबल तक तो आप क्लियर कर लेते हैं, पर कभी आपने देखा है बड़े बड़े स्पीकर लगा के लोग सड़क में डीजे बजाते हुए गुजरते हैं? हाँ, वो कोई शोभा यात्रा होती है, कोई भी तरह का, हाँ, वो बहुत नॉइज करते हैं। आप बगल से गुजरते हैं, आप खुद ही कांपने लगते हैं, आपकी बॉडी शिवर करने लगती है। शायद आपने महसूस किया होगा। हाँ, वो नॉइज पॉल्यूशन है। इवन जब फ्लाइट्स उतर रही होती हैं या जब बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, वहां पर नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। अब ये नॉइज पॉल्यूशन आपके को हियरिंग प्रॉब्लम कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर राइज कर सकता है, इवन हार्ट बीट इंक्रीज कर सकता है, और इसका इफेक्ट दिमाग पे भी पड़ता है। आप जानते हैं नॉइज ज्यादा सुनने से डेफनेस तक आ सकती है, आपकी स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, अगला टॉपिक है कोरोडिंग वेस्ट। आप जानते हैं लाखों करोड़ रुपए हमारे हर दिन हर साल बर्बाद हो रहे हैं। कैसे? आपके चारों तरफ बाहर निकलिए, जो ब्रिजेस बने हुए हैं, बड़े बड़े रेलवेज, जो टनल्स बने हुए हैं, बहुत सारे आयरन या अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स के इस ब्रिजेस और पार्ट्स बने हुए हैं। इवन आपके घर का दरवाजा बना है, आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो साइकिल है, वो मेटल की बनी है मेटल की। वो मेटल का सरफेस कोरोड हो रहा है, अर्थात ईटिंग अप, वियरिंग ऑफ ए। टॉप सरफेस की शाइन चली जा रही है, ऊपर से वो सरफेस गलता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। जैसे आप रस्टिंग मुझे कह सकते हैं, रस्टिंग में क्या होता है? जंक लग जाती है। आपकी साइकिल देख लीजिए, आप कैसी हो गई साइकिल, बताइए आप। पुरानी साइकिल है आपके पास, सड़ गई है, देखिए जंक लग गई है, फेंकने लायक हो गई है। तो ऐसे ही लाखों करोड़ों के मेटल्स क्या हो रहे हैं? हर दिन बर्बाद हो रहे हैं, धीरे 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 कोरोड हो रहे हैं, उनकी सरफेस खत्म हो रही है। अप्लायंसेस, है ना, वाटर पाइपलाइंस, ब्रिजेस और इवन वाटर सिस्टम, ये सब बर्बाद हो रहे हैं। कोरोजन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉस है। हालांकि इसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल है ना। आप पेंट कर सकते हैं, बट पेंट परमानेंट होना चाहिए और समय समय पे बदलते रहना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन। देखिए, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं। ये अल्फा, बीटा और गामा के रूप में क्या करते रहते हैं? रेडिएशंस पैदा करते रहते हैं। ये अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस कांस्टेंट एंड सेल्फ इमिट करती रहती है, और अगर आपके बॉडी में चले गई तो गामा तो आप जानते ही हैं बहुत हार्मफुल होती है, आपके बॉडी के सेल्स को म्यूटेट कर देती है। तो रेडिएशंस से कैंसर होता है, और आप जानते ही हैं कैंसर का भी परमानेंट इलाज तो अमेरिका के पास भी नहीं है। सच कह रहा हूं, सबसे डेवलप देशों के पास भी हर टाइप के कैंसर का इलाज नहीं है। वो भी फर्स्ट या प्राइमरी स्टेज में तो ट्रीटमेंट है, पर लेटर स्टेज में जी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स चेंज हो जाती हैं, इवन आपका मसल सॉफ्ट हो जाते हैं, बॉडी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है इस रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन से। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। अगेन, चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल एक पावर प्लांट है, एक शहर का नाम है। कहां पर ये प्रेजेंटली यूक्रेन में है, जो कि पहले रशिया का पार्ट था। यहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो रेडियोएक्टिव फॉलआउट की वजह से, एक्सेसिव की वजह से वो बर्स्ट हो गया, और पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या हो गया? क्रैश कर गया, उड़ गया धमाके के साथ, धड़ाम से। सच कह रहा हूं। और वो एक भयानक हादसा था, इंसानों द्वारा किया गया सबसे बड़े हादसों में से एक था। हाँ, हजारों हजारों किलोमीटर दूर तक उसके रेडिएशंस फैल गए, और उसके जो टुकड़े थे, जो न्यूक्लियर प्लांट के टुकड़े थे, वो आसमान में चले गए। बहुत साल लगा उसे नीचे लाने में। तो चेरनोबिल डिजास्टर 1986 में हुआ था, और इसको वर्स्ट एक्सीडेंट माना गया है न्यूक्लियर जनरेशन के मामले में। और 3 देश, यूक्रेन, बेलारूस, रशिया, इन सबको बहुत बहुत असर पड़ा। 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और 66 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, क्योंकि इन सब की लाइफ में कहीं ना कहीं इसने इन्फ्लुएंस किया। चलिए, आपको और मुझे अब कम्युनिटी के रूप में, समाज के रूप में इकोलॉजी को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हमारा एनवायरमेंट प्रिजर्व रहे, कंजर्वेट रहे, तो आपको और मुझको, ये सबको हमको आना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम सोते रहें, हम क्या करेंगे, मेरा क्या काम है? तो सब यही सोच रहे हैं कि मेरा क्या काम है, मैं क्यों आऊं? तो कभी भी आपका सोसाइटी, कभी भी आपका सराउंडिंग क्लीन नहीं हो पाएगा, वहां पे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी। हमें जागना है, तभी हम सबको जगा पाएंगे। तो पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी प्रोग्राम्स करना, हमें पॉल्यूशन कंट्रोल पे ध्यान देना है, हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है, समय समय पे नुक्कड़ नाटक हो, थिएटर्स हो, ये प्ले करना है, और तो और मास मीडिया का यूज करना है, कैंपिंग करानी है, लोगों को समझाना है, एग्जीबिशन करके, मिल करके, डोर टू डोर घर कैंपेन करके उनको इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट बताना है। ये हमारी और आपकी, इस जनरेशन की जिम्मेदारी है। चलिए, और क्या तरीका हो सकता है? इको क्लब्स बना सकते हैं। इको क्लब्स, ग्रीन क्लब्स होते हैं, ये वॉलंटरी क्लब होते हैं, जिसमें यंग लोग इसके मेंबर बन के कैसे एनवायरमेंट को कंजर्व करेंगे, कैसे हमारे एनवायरमेंट को बचाएंगे, इसके लिए लोगों को सिखाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है अर्थ डे। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं हर साल अर्थ डे।
और 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जबकि एनवायरमेंट वीक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट वीक मनाते हैं हम अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 7। क्यों मना रहे हैं ये सब चीजें, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? ताकि अवेयरनेस बढ़े, ताकि मैं और आप जब जागरूक होंगे तभी आप और मैं कदम उठा पाएंगे। आपको अर्थ को सेफ और क्लीन बनाना है, लोगों को एनवायरमेंट के प्रति जागरूक करना है, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, वन महोत्सव, वन मतलब जंगल, महोत्सव मतलब उत्सव, सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्या करना होता है इसमें? ये भी एक फेस्टिवल है, एक तरह का कह सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें लोग नए पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। यूजुअली ये बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन होता है, जहां पर लोगों को खाली प्लेसेस में ट्री प्लांटिंग करनी होती है। जहां भी कम्युनिटी लैंड है, कॉमन लैंड है, पेड़ लगाओ और फिर उसका केयर करो। एग्जीबिशंस किए जा सकते हैं अवेयरनेस के लिए। हाँ, समय समय पे स्टॉल लगा करके, वाटर साइकिलिंग के बेस पे स्टॉल लगा सकते हैं, हाइजीन पे स्टॉल लगा सकते हैं, कैसे आप बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, कैसे रिसाइकल, रीयूज, रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, जैसे आपके स्कूल में एग्जीबिशन लगती है, समय समय पे साइंस एग्जीबिशन लगती है, इसमें स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं अपने अपने मॉडल्स, क्यों नहीं कर सकते हैं इसके अंदर? जरूर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को भी इसमें एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा। गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस बना करके, लॉ बना करके कि जो एनवायरमेंट को हार्म करे उस पर पनिशमेंट लगा दिया जाए, उस पर फाइन पेनल्टी लगा दिया जाए। और एनजीओज, हाँ, वो लोग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अलग होते हैं, ये वेलफेयर ऑफ द लोगों के काम करते हैं। इनका मेन मकसद प्रॉफिट नहीं करना होता है, बल्कि सोसाइटी और सब लोगों के बीच में इस वेलबींग पैदा करना। तो ये भी क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम चला के, डोर टू डोर कैंपेनिंग करके। एक बड़ा अच्छा आंदोलन है जिसको आपको समझना पड़ेगा, चिपको। चिपको मीन्स गले लगा लो, किसको? पेड़ों को। तो चिपको आंदोलन मतलब हग द ट्री। ये आंदोलन शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। क्यों शुरू किया था? इसके पीछे एक कहानी है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जब फॉरेस्ट को कट करने के लिए जब कॉन्ट्रैक्टर्स आए, तो वहां के लोगों ने अपने जंगलों को बचाने के लिए, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको पावर भी था कि वो जंगल कट कर सकते हैं, तो वहां के बच्चों ने, लेडीज ने जंगलों को बचाने के लिए क्या किया? पेड़ों पर गले लगा दिया। कहा पहले आप कुल्हाड़ी हमें मारिए। तो जो वुड कटर्स आए थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे, उन्होंने डराने की कोशिश की, पर बच्चे और औरतें डरे नहीं। हाँ, और उसके बाद वो लौट गए। इसी से ये पॉपुलर हो गया मूवमेंट, चिपको आंदोलन। ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति है चांदी प्रसाद भट्ट। इन्होंने भी फॉरेस्ट को बचाने के लिए पेड़ों को एनसर्कल करना शुरू कर दिया। उसमें से धूम सिंह नेगी, ये किस लिए जाने जाते हैं? इन्होंने एक स्लोगन दिया था, व्हाट डू फॉरेस्ट बियर? जंगल हमें क्या देते हैं? तो जवाब है सॉइल, वाटर एंड प्योर एयर। ये स्लोगन भी बहुत पॉपुलर हुआ था इनका। एक और बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट हुआ, आप शायद जानते होंगे मेघा पाटेकर जी को। इस मूवमेंट की लीडर है मेधा पाटेकर। क्या मूवमेंट का नाम है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। जरा इनको देखिए, दिस वुमेन, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, अ बुक राइटर एंड ऑथर। नाम है मेघा पाटेकर। हाँ, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। क्या था मूवमेंट? नर्मदा नाम की रिवर पर, जो कि एमपी, महाराष्ट्र, इन सबसे होते हुए जाती है, इस नदी पे एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा था। नाम था सरदार सरोवर डैम, इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट डैम। और इस डैम के बनने से हजारों एकड़ जमीन फॉरेस्ट की सबमर्ज होने वाली थी, और वहां पे रहने वाले ट्राइबल्स बर्बाद होने वाले थे, क्योंकि उन सबका घर डूबने वाला था। सरकार इनको डिस्प्लेस करने वाली थी, इनको उनके घरों से, जंगलों से हटाने वाली थी, क्योंकि नदी पर जब डैम बनाया जाता है तो एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी करनी पड़ती है। समझ गए? अब नर्मदा डैम बनने जा रहा, नर्मदा पे डैम बनने जा रहा था, सरदार सरोवर, इससे बहुत लोग बर्बाद होने वाले थे, और सरकार इनके लिए तैयार नहीं थी। सरकार जिद पड़ी हुई थी कि हम डैम बनाएंगे, और इसको रोकने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन किया था। ठीक है, ट्राइबल्स के, विलेजर्स की मदद से ये मूवमेंट शुरू किया, ताकि गवर्नमेंट जाग जाए। पर आपको बता दूं, दुख की बात, ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट कोर्ट में चली गई, और गवर्नमेंट को कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि वो डैम बना सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ने इन डिस्प्लेस लोगों की मदद के लिए भली हाउसिंग और अदर फैसिलिटीज दी, पर उनका रियल घर सब कुछ सबमर्ज्ड हो गया, सब कुछ डूब गया। आज उस नदी के पानी के अंदर सब समा गया, क्योंकि एक डैम के लिए बहुत बड़ा एरिया क्या हो जाता है? डूब जाता है। So this brings to the end of the chapter issues of environment. Bye. Take care.